तो स्वागत है आपका श्रेष्ठा की एक नई क्लास में। तो जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसमें हम सीखेंगे कि परिमेय संख्याओं को दशमलव संख्याओं में कैसे बदला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि शांत अर्थात अंत होने वाली और जो मतलब ख़त्म हो जाती हैं वे दशमलव संख्याएं कौन सी होती हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है 4/5। 4/5 शांत कैसी हुई? अगर हम 5 को 4 से भाग दें तो कुछ समय पश्चात, ठीक है, पॉइंट लगा दिया, 0 आ गया। ठीक है, अब 2 ऊपर जाएगा, 8 आ गया, फिर 2 आएगा, 0 लगा सकते हैं आप। ठीक है, क्या आया आंसर? ये आया 1.25। ये क्या है कि पॉइंट के बाद भाग पूरा चला गया। हालांकि पॉइंट आया लेकिन पूरा चला गया, एक तरह से ख़त्म हो गया। इसलिए इसको बोलते हैं कि ये शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, इसी प्रकार से 7/4 3 आ गया। ठीक है, पॉइंट लगा दिया, 0 आ गया, 7 पे जाएगा, 8 आ गया, 2 0 लगा सकते हैं। ठीक है, 5 तो ये भी क्या है, शांत है, ख़त्म हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से 3/20 ये भी शांत है। ये आप करके दिखाओगे, ये आपके लिए होमवर्क है। सेकंड जो है वो है अशांत आवर्ती अर्थात अनंत आवर्तक दशमलव संख्याएं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। इसमें भी 2 कैटेगरीज आती हैं, शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं। शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं कौन सी होती हैं? जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ मैंने 2/3, 5/11। अभी इसका जैसे यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको, 2/3। ठीक है, अभी 3 से पूरा भाग नहीं जा रहा तो मैं एक पॉइंट लगा दूंगा और यहाँ 0 लिख दूंगा। ठीक है, तो कितने पे जाएगा? 6 पे जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा से 2 आ गया, पॉइंट लगाया तो 0 लगा सकते हैं। ठीक है, फिर 18 पे जाएगा, हाँ 6 पे जाएगा, 18 आएगा। ठीक है, 2 आ गया, फिर उसके बाद फिर से 0 लगा सकते हैं। तो ये 6 6 6 6 आगे चलता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है कि पॉइंट जो है, पॉइंट से पहले अगर कोई संख्या नहीं है तो 0 लगाते हैं हम। ठीक है, 0.666 ये चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा ये। ठीक है, तो ये क्या है, शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। इसमें क्या है कि कोई एक टर्म या एक पर्टिकुलर संख्या बार बार रिपीट होती रहती है। ठीक है, तो ये इसीलिए इसको बोलते हैं कि शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। इसको हम 0.6 के ऊपर बार ऐसे भी लिखते हैं। इस प्रकार से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये 5/11 भी इसी प्रकार से होगा। फिर उसके बाद ये देखिए, आपको दिखा नहीं था, ये 5/11। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है 5/11 एक बार करके अपने देख लेते हैं कैसे होगा। 5/11। ठीक है, 0 पॉइंट लगा दिया। ठीक है, 0 लगा सकते हैं। अभी पॉइंट से पहले कोई संख्या नहीं है तो 0 लगाते हैं हम जनरली। ठीक है, किस पे जाएगा? 4 पे जाएगा। कितना आया? 6 आया। ठीक है, फिर 0 लगाया, 0 लगा सकते हैं। किस पे जाएगा? 5 पे जाएगा। कितना आया? ठीक है, फिर 5, फिर 0, फिर 4 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा। इसी प्रकार से ये 4 5 4 5 4 5 इसी प्रकार के 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 इस तरह से रिपीट होता रहेगा ये। ठीक है, तो इसको बोलेंगे 0.45 के ऊपर बार। ये है शुद्ध अशांत दशमलव प्रसार। उसके बाद देखिए मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। ये कौन सी होती हैं?
जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है 5/6 या 5/6। तो इसको अगर हम भाग दे के देखें तो देखिए क्या आता है। पॉइंट लगा सकते हैं अपने 0 8 पे जाएगा 48 2 आ गया, फिर 0, फिर आगे 3 पे जाएगा 18, फिर 2 आ गया, फिर 0 लगा सकते हैं। तो ये 18 18 3 3 3 ऐसे रिपीट होता रहेगा। अर्थात इसको मिश्रित क्यों बोलते हैं? 0 पॉइंट एक संख्या रिपीट नहीं हुई, एक संख्या है पॉइंट के बाद जो 8 है, उसके बाद 3 3 3 ये रिपीट हो रहा है, तो मिश्रित हो गया ना। ये 8 है, फिर 3 है, फिर 3 3 3 रिपीट हो रहा है, लेकिन 8 रिपीट नहीं हुआ। 8 तो यहीं तक सीमित, आगे कहीं भी 8 नहीं आएगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। ठीक है, ये भी कभी ख़त्म नहीं होती, ये चलती रहती हैं। अशांत है ना, कभी ख़त्म नहीं होती। इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं, 3 के ऊपर बार लगाना, 8 पे नहीं लगाना। ठीक है, 3 रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्याओं में बदलना। तो इसकी भी 2 कैटेगरीज हैं। जैसे मान लो 0, जिसके ऊपर बार ना लगा हो वो तो सिंपल है, जिसके ऊपर बार लगा हो उसको कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। पहले इसको कैसे करते हैं, देखो ये है 0.15। 0.15 को दशमलव परिमेय संख्याओं में कैसे बदलेंगे कि अपने को पॉइंट नहीं दिखना चाहिए, डेसिमल नहीं दिखना चाहिए, तो इसको p/q की फॉर्म में लेके आना है। तो पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं आगे होती हैं, जैसे पॉइंट के बाद 1 और 2 दो संख्याएं हैं, तो उतने 0 की डेसिमल नीचे लगती है, उतने मतलब जैसे कि पॉइंट के बाद 1 2 दो संख्याएं हैं, तो 15 के बटा में 100 आएगा। ठीक है, इसमें भी 2 0 होती हैं। जितनी पॉइंट के बाद संख्याएं हैं उतनी 0 नीचे लगती हैं। ठीक है, जैसे इसमें 3 है तो 6 2 5 अपॉन 1 के आगे 3 0। अगर 4 है तो 1 के आगे 4 0, इसी प्रकार से। और नेक्स्ट जो है, इस प्रकार की संख्याओं को परिमेय संख्याओं में कैसे बदला जाता है वो देखते हैं। देखिए, मान लीजिए 3.2। ठीक है, इसको मैंने मान लिया क्या, x मान लिया, या x इज इक्वल टू 3.2 2 2 2 2 2। ठीक है, ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा, इसको मैंने लिख दिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि समीकरण 1 को दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर हम किसी भी समीकरण को इक्वल टू निशान के पहले और बाद में किसी भी संख्या से गुना भाग कर सकते हैं। ठीक है, गुना या भाग कर सकते हैं। तो मैं इक्वल टू से पहले भी 10 से गुना किया तो 10x आ गया इधर। ठीक है, इसको भी मैंने 10 से गुना किया, तो इस प्रकार से एक बार लिखते हैं इसको। ठीक है, अगर मैं 10 से गुना करूँगा तो जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट एक आगे सरक जाता है। ठीक है, ये एक संख्या आगे चला जाता है 10 से गुना करने पर। 100 से गुना करने पर दो संख्याओं के आगे चला जाता है। ठीक है, तो 10 से गुना किया तो ये आया 32.222। आगे तो कितने मर्जी 2 लगा सकते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा। इसको मैं लिखता हूँ समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, समीकरण 2 को 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है हमें। ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो जो इक्वल टू निशान के पहले जो संख्या है, वो इक्वल टू निशान के पहले जो संख्या है उसमें से सब्ट्रैक्ट होगी, और जो बाद की संख्या है वो बाद की संख्या में सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, जैसे इक्वल टू निशान के पहले 10x है, इसमें से इधर जो है वो संख्या सब्ट्रैक्ट होगी x। ठीक है, इक्वल टू का निशान आ गया, फिर उसके बाद जो ये जो संख्या है इसमें से ये संख्या सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है,
32.222 डैश 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 माइनस 3.2222 डैश डैश डैश। ठीक है, तो इधर तो आ गया 9x, इधर कितना है देखिए, पॉइंट के बाद इसको इस तरह सब्ट्रैक्ट करना है, 32.222 डैश डैश डैश। ठीक है, 3.222 डैश डैश डैश, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, तो 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, इधर जितने भी 2 आएंगे वो सब 0 बनाएंगे। ठीक है, इधर 32 में से 3 गया, कितना आएगा 29। ओके, तो ये आ गया 29, x इज इक्वल टू आ गया 29 अपॉन 9। ठीक है, तो ये जो है ये हमने p बटे क्यू के रूप में इसको लिख दिया है, p बटे क्यू के रूप में लिख दिया इसको। ठीक है, तो जो हमारा जो सवाल था वो देख लीजिए क्या था, 3.2 के ऊपर बार, 3.2 के ऊपर बार इज इक्वल टू 29/9 इज इक्वलेंट टू। ओके, इसको हमने इस फॉर्म के अंदर चेंज कर दिया, ये आप करेंगे नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, देखिए अगला एक सवाल करते हैं छोटा सा। ठीक है, 4/5 तथा 3/2 के बीच की एक परिमेय संख्या है। 4/5 और 3/2 के बीच की एक परिमेय संख्या ढूंढनी है हमें। तो इसका सबसे आसान और सरल तरीका क्या होता है कि बिल्कुल मिड, यानी कि इसका अर्थमेटिक मीन अर्थात इसका समांतर जो है माध्य वो फाइंड कर लेते हैं। कैसे करते हैं, इसको क्या लिखते हैं, 4/5 प्लस 3/2। ठीक है, डिवाइड बाय जितना भी आंसर आएगा उसको 2 से भाग दे दो। ठीक है, तो इन दोनों दो संख्याओं को जोड़ा, a और b दो संख्याओं को जोड़ा और 2 से भाग दिया। ठीक है, तो दो संख्याओं के बीच की कोई संख्या ही आएगी, बिल्कुल मिड की संख्या आएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें इन दोनों के बीच की कोई संख्या परिमेय संख्या लेनी है, तो हम इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग कर देते हैं। कितना आएगा, पहले तो इनको जोड़ें, कितना आएगा, ये आएगा 8 + 15/10 इज इक्वल टू 23/10। ठीक है, 23/10 जो है वो इन दोनों की 23/10। तो ये तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हुआ। जी, अभी 2 से भाग भी तो देना है। ठीक है, ये गलती नहीं करनी अपने को। ठीक है, 2 से भाग देना है, तो 23/10 ये तो इन दोनों को जोड़ा है, अब 2 से भाग देना है, तो 23/10 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 23/20, ये हमारा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। देखिए प्रतिलोम दो तरह के होते हैं, योगात्मक और गुणात्मक। मैंने साइड बाय साइड लिखे हैं ताकि कंपैरिजन भी हो जाए, आप कंफ्यूज ना करो कि योगात्मक कौन सा होता है, गुणात्मक कौन सा होता है, योगात्मक के लिए क्या करना पड़ता है, गुणात्मक के लिए क्या करना पड़ता है। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। एडिटिव मतलब योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक तत्समक, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब गुणात्मक तत्समक। ठीक है, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। देखिए योगात्मक प्रतिलोम लिखना है, तो प्रतिलोम होता है कि हम ऐसी कौन सी संख्या इसमें ऐड करें कि
एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। ध्यान से सुनिएगा, इसमें इस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम लिखने के लिए, ज्ञात करने के लिए ऐसी कौन सी संख्या इसमें ऐड करें ताकि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी अर्थात योगात्मक तत्समक। मान लीजिए मैंने एक संख्या x इसमें ऐड की, ठीक है, x ऐड की, तो हमें पता है एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब तत्समक 0 क्यों होती है? क्योंकि 0 को हम किसी भी संख्या में ऐड करें वो संख्या वही रहती है, उसमें नो चेंज, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम 17 में 0 को ऐड करेंगे तो 17 ही रहेगा, -21 या किसी भी संख्या में ऐड करें तो 0 ही रहता है, इसीलिए इसे एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो हमें इसका इन्वर्स ज्ञात करना है, किसका? योगात्मक इन्वर्स 17 का। तो मान लीजिए योगात्मक इन्वर्स है x, ठीक है, इसमें x हमने जोड़ दिया और हमें जो है इसका जो ये ऑपरेशन करने के बाद क्या मिलना चाहिए, इसमें ये जोड़ें तो हमें क्या मिलना चाहिए? एडिटिव आइडेंटिटी अर्थात 0 मिलना चाहिए हमें, ठीक है। तो सिंपल बात है, ये x को हम इस x यहीं पड़ा रहेगा, 17 को हम इक्वल टू से इधर लेके आएंगे तो x इक्वल टू -17, ओके। तो x का मान आ गया -17, अर्थात 17 के अंदर हम -17 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 0 जो कि एडिटिव आइडेंटिटी है, ओके। ये तो हुआ एक समझाने के लिए, लेकिन एग्ज़ाम में कैसे करना है? एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करना कि ये x मान लिया हो, ठीक है, ये तो एक समझाने के लिए। एग्ज़ाम में हमें करना है कि हमें पता है कि 17 के अंदर माइनस का 17 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से -21 है तो इसमें हम प्लस का 21 जोड़ देंगे तो 0 आएगा। तो -21 का जो है योगात्मक प्रतिलोम वो क्या हुआ? प्लस का 21 हुआ, ठीक है। तो इसी प्रकार से माइनस का 5/9, इसमें हम क्या जोड़ें कि प्लस का सॉरी, इसमें हम क्या जोड़ें कि 0 आ जाए, तो प्लस का कितना? 5/9, ठीक है। सिर्फ निशान चेंज करके और उसमें ऐड करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? योगात्मक प्रतिलोम हुआ, ठीक है, 0 आ जाएगा। इसमें 7/12 है, 7/12 को क्या करेंगे? माइनस के 7/12 से मतलब एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। दोबारा समझो, 17 के अंदर क्या जोड़ें कि 0 आ जाए? माइनस का 17, जो माइनस का 17 होगा वो प्लस का 17 का योगात्मक प्रतिलोम होगा, ठीक है। और जो माइनस का 17 है वो प्लस का 17 का योगात्मक प्रतिलोम है, ये एक दूसरे को ये वाइस वर्सा होते हैं, ठीक है। अगर ये इसका इन्वर्स है तो ये इसका भी इन्वर्स है, ठीक है, ओके। माइनस के 21 का इन्वर्स प्लस का 21 और प्लस के 21 का इन्वर्स माइनस का 21, ठीक है। माइनस के 5/9 का इन्वर्स प्लस का 5/9 और प्लस के 5/9 का इन्वर्स माइनस के 5/9। 7/12 का इन्वर्स माइनस का 7/12 और माइनस के 7/12 का इन्वर्स प्लस का 7/12, ठीक है। ये तो हुआ योगात्मक प्रतिलोम। अब देखते हैं हम गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कैसे फाइंड करेंगे? इसको मैं लिख देता हूँ, गुणात्मक तत्समक, ठीक है। गुणात्मक तत्समक ये होती है 1, ठीक है। आइडेंटिटी होती है कि हम किसी भी संख्या में क्या गुना करें कि नो चेंज आए, ठीक है। और इसमें योगात्मक में जोड़ना होता है तो हम किसी संख्या में क्या जोड़ें कि नो चेंज आए। गुणात्मक में गुणा करना होता है तो किसी संख्या में क्या गुना करें कि नो चेंज आए, ठीक है। तो ये हम बेसिक नॉलेज लगा के भी फाइंड कर सकते हैं कि किसी संख्या में अगर 0 जोड़ेंगे तो नो चेंज होगा, ठीक है। किसी संख्या में अगर 0 का गुना कर दिया तो 0 आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, हमें गुणात्मक प्रतिलोम के लिए ये सोचना है कि नो चेंज होना चाहिए। नो चेंज के लिए हम 1 से गुना करेंगे तो 1 जो है वो इसका गुणात्मक प्रतिलोम गुणात्मक तत्समक अवयव हुआ, ठीक है। तो हमें
यहाँ पे किसी ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है कि इज इक्वल टू क्या आ जाए, आइडेंटिटी, यानी कि तत्समक अवयव एक आ जाए। ठीक है, तो कैसे आएगा? एक पहला तरीका तो है वो एक्स मान के। ठीक है, हमने माना कि एक्स, अगर पेपर में कुछ भी समझ ना आए तो एक्स मान लीजिए। ठीक है, एक्स से गुना किया, एक आ गया। अब एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? ये मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू के निशान के उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1/14। ठीक है, और वैसे कैसे फाइंड करना है? शॉर्टकट में गुणा करना है। जैसे माइनस का 7 है तो इसके रेसिप्रोकल से गुणा करना है। कैसा, क्या आएगा? माइनस का 1/7। ठीक है, इसमें निशान को साथ में लेके चलना है। ओके, अगर प्लस का है तो यहाँ भी प्लस का, उसका प्लस का रेसिप्रोकल अर्थात ये जो है 14। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का 1/14, माइनस का 17 है तो माइनस का 1/17 इक्वल टू 1, माइनस का 7/12 है तो मल्टीप्लाई में माइनस का 12/7 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये प्लस का 18/5 है तो ये प्लस का ही 5/18। ओके, दोबारा सुनो कि अगर इसमें भी वाइस वर्सा भी है। ठीक है, अगर माइनस का 17 माइनस का 7 इसका जो है रेसिप्रोकल माइनस का 1/7 है तो माइनस का 1/7 का रेसिप्रोकल माइनस का 7 होगा। रेसिप्रोकल कौन से रेसिप्रोकल की बात कर रहा हूँ मैं? गुणात्मक। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम की बात कर रहा हूँ। प्रतिलोम मतलब रेसिप्रोकल। ठीक है, अब देखिए माइनस का 7/12 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है माइनस के 12/7 है। ठीक है, तो माइनस के 12/7 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो ये होगा माइनस के 7/12। ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल होगा, ये इसका रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, ये वाइस वर्सा है। ओके, और इसी प्रकार से 18/5 का जो है गुणात्मक प्रतिलोम 5/18 है तो 5/18 तक का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 18/5 होगा। हमें ये इंश्योर करना है कि इधर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या संख्या आएगी वो आपको सोचनी है। ठीक है, मैंने आपको बता दी, ये आपको उम्मीद करता हूँ कि अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो कल की जो क्लास होगी उसमें जो शुरू के जो 10 मिनट है, शुरू के 10 मिनट हैं उसमें मैं जो आपको आज जो कमेंट करोगे आप कि हमें ये पॉइंट समझ नहीं आया, ये पॉइंट समझ नहीं आया, ये पॉइंट समझ नहीं आया, शुरू के 10 मिनट में वो सारे पॉइंट मैं समझा दूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, ये आपको कवर हो रहा है क्या? ठीक है, अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जैसे कि n प्राकृत संख्याओं का योग, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या गुणा n बटा 2। n प्राकृत संख्याओं का योग कैसे फाइंड करते हैं कि जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लो 1 से लेकर 10 तक हमें संख्याओं को जोड़ना है तो एक तो सीधा तरीका है कि हम जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ लें कि एक में 2 जोड़ा, 3 में 3 जोड़ा, 6 में 4 जोड़ा, 10, ऐसे जोड़ लें। ठीक है, 1 से लेके, लेकिन ये 10 तक चल जाएगा। ठीक है, 15 तक भी चल जाएगा, लेकिन हमें बोल दे कि 1 से लेके 100 तक जोड़ो। ठीक है, या 1000 तक जोड़ो। कैसे जोड़ेंगे? उसके लिए है ये फॉर्मूला। कैसे? मान लो 1 से लेके 1000 तक जोड़ना है हमें। ठीक है, तो ऐसे तो जोड़ेंगे नहीं, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है पहली संख्या कौन सी है? 1। ठीक है, पहली संख्या, फिर अंतिम संख्या कौन सी है? 1000। ठीक है, फिर गुणा n। n क्या होता है? ये कितनी संख्याएं हैं टोटल? 1 से लेके 1000 है तो टोटल 1000 संख्याएं होगी। ठीक है, और बटा में 2। ठीक है, कैसे गएगा? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या गुणा कितनी, टोटल कितनी संख्याएं? 1000 और बटा 2, यानी कि
ये हो गया 1000 और 1001 इंटू 1000 बटा 2। हालांकि ये बहुत बड़ा आ गया, आपके पेपर में यहाँ तक नहीं आएगा, ठीक है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। आई थिंक सो ये आएगा, ठीक है, ओके, ठीक है। तो हमें 1 से लेके 1000 तक संख्या ऐसे जोड़ना, ठीक है, और एक फॉर्मूले से जोड़ना, ये फॉर्मूला है शॉर्टकट, ठीक है। एक सवाल और करेंगे जिसमें हम 1 से लेके 10 संख्याएं ऐसे जोड़ के देखेंगे और एक फॉर्मूले से जोड़ के देखेंगे क्या दोनों सेम आ रही है क्या। अभी कर लेते हैं। देखिए 1 से लेके 10 तक की संख्याएं हैं, ठीक है, इनको जोड़ना है हमें। तो एक बार सिंपली जोड़ के देखते हैं। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 15, 21, 28, 26 और 26, 35, 45, आई थिंक सो 45, ठीक है। और अभी फॉर्मूले से जोड़ते हैं। फॉर्मूले पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या गुणा n 10 है बटा 2, ठीक है। ये कितना आया 10 + 7 11 इंटू 10/2, ये आ गया 110/2 55। ये हमने गलत जोड़ा है, ठीक है, इसे दोबारा देखते हैं एक बार। 3 6 10 15 15 के बाद 6 जोड़ना है 21 20 और 7 21 7 28 28 और 8 36, ओके, 36 और 9 45 45 और 10 55, ठीक है। ये हमें वेरीफाई भी हो गया कि फॉर्मूला बिल्कुल सही है। देखिए अभी ये नेक्स्ट करते हैं हम। प्रथम n विषम संख्याओं का योग, ये इसका फॉर्मूला होता है n²। एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मान लो प्रथम n विषम संख्याओं का योग। तो प्रथम n विषम संख्याएं मान लिए 1 3 5 7 9 9 11 13 15, बस यहाँ तक ऐड करते हैं, ठीक है। तो हमें प्रथम 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रथम 8 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो प्रथम 8 विषम संख्याओं का योग कैसे आएगा, कितनी संख्याएं हैं 8 है, तो n की वैल्यू 8 है, ठीक है, और इसका स्केयर करना है। स्केयर का मतलब होता है उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना, 8 को 8 से ही गुणा करना, ठीक है, 64। तो आप इनको अगर ऐड करोगे तो भी 64 ही आएगा। अब चेक करना, वेरीफाई करना है इसको, ठीक है, 64 आएगा। नेक्स्ट जो है वो है प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योग। जैसे हमने विषम संख्याओं का योग किया वैसे सम संख्याओं का योग करेंगे, ठीक है। मान लो प्रथम 10 जो है, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग देखना है, ठीक है, सम संख्याओं का योग। तो हमें n की जो वैल्यू है वो कितनी है 10, ठीक है। तो फॉर्मूले में रखेंगे n की जगह 10, फिर यहाँ पे 10 10 + 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 10 इंटू 10 + 1 11, ठीक है, 110। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग 110 आएगा। कौन कौन सी प्रथम 10 सम संख्याएं, ये प्रथम 10 प्राकृत सम संख्याएं हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है, तो एक सम संख्या है क्या, नहीं है। हमें लिखनी पहली सम संख्या 2 आएगी, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है, ये प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं। इन सबको जोड़ोगे तो आंसर क्या है 110 ही आएगा,
ओके, यानी 110 आएगा। ठीक है। प्रथम n प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग का मतलब क्या है? मान लीजिए 1 से 5 n प्रकृत संख्याएं, 1 से 5 प्रकृत संख्या लेते, 1 2 3 4 5। ठीक है, इनके जो वर्ग हैं वो क्या क्या होंगे? इनके जो वर्ग हैं वो होंगे 1 का वर्ग, यानी कि 1 को 1 से गुणा करना है, 1 ही आएगा। 2 का वर्ग, यानी कि 2 को 2 से गुणा करना है, कितना आएगा? 2 को 2 के से गुणा करेंगे 4। 3 को 3 का वर्ग कितना आएगा? 9। 4 का 16, 5 का 25। 5 है ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब इनका जो योग होगा उसका फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो इनका योग के फॉर्मूला होगा ये। जहाँ पे n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है प्रथम n प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग। n जो है वो यहाँ पे 5 है। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल है कि अगर हम इन सबको जोड़ें तो आंसर जो आएगा वो इस फॉर्मूले में से, इस फॉर्मूले से जो आंसर आएगा वो सेम, दोनों का सेम होगा। ठीक है, तो प्रथम n यानी कि 1 से लेके 5, 5 जो n की वैल्यू है वो 5 है। ठीक है, 1 से लेके 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, इस फॉर्मूले से क्या आएगा? n की जगह पे 5 रखना है हमें। ठीक है, 5 5 प्लस 1, 5 2 गुना 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 6, क्या आएगा? 5 6, ये आ गया 2 गुना 10 20 और 1 21 बटा 6। ठीक है, कितना आ गया? 30 गुना 21/6, कितना आया? ये आया 0। ठीक है, इतना आएगा आई थिंक। आप इनको ऐड करोगे तो भी इतना ही आएगा। चेक कर लेना, वेरीफाई करना। ठीक है आप, ठीक है। नेक्स्ट जो है एक फॉर्मूला और पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, जैसे वर्गों का योग किया है ना वैसे घनों का योग, यानी कि 1 से लेके 5 1 से लेके 5 जो संख्याएं हैं प्राकृत संख्याएं, 1 2 3 4 5, इनके जो घन हैं उनको अगर हम जोड़े, घन क्या होते हैं? घन होते हैं क्यूब। जैसे 5 का क्यूब कितना होगा? 5 को 3 बार गुणा करना है। ठीक है, ठीक है, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25 को 5 से गुणा करेंगे 125। तो ये है 5 का घन क्यूब। ठीक है, इसी प्रकार को 4 को 3 बार गुणा करेंगे तो 4 का घन आ जाएगा। 3 का घन, 3 को 3 बार गुणा करना है आपस में, और 2 को 2 बार गुणा करना है। ठीक है, वो घन कौन कौन से आएंगे? वो आएंगे, 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8, 3 को 3 बार गुणा करना है, 3 3 होती है 27, 4 को 3 बार गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, चौके 64, और 5 का ये है ये। इनको, इन सबको जोड़ना। ठीक है, इन सबको जोड़ना और एक फॉर्मूले से करना। फॉर्मूले से मैं बता देता हूँ, फॉर्मूले से कैसे होएगा? n की जगह पे 5, फिर 5 प्लस 1 बटा 2, फिर जो भी आंसर आएगा उस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, कैसे? 5 5 और 1 6/2 का स्क्वायर, ये कितना आ गया? 30/2 का स्क्वायर। 30/2 कितना होता है? 15, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 आई थिंक। ठीक है, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। हाँ, 225। ओके, 15 का स्क्वायर 225। तो आप इन सबको ऐड करो, इन सबको जोड़ो, क्या 225 आ रहा है? अगर आ रहा है तो ये फॉर्मूला सत्य है। ठीक है, अब वेरीफाई करना है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको ग्रुप के अंदर, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। ग्रुप के अंदर